नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बिदासर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के अगले भू आकृतिक प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय पठार की। हम इससे पहले बात कर चुके हैं तटीय मैदानों के बारे में, भारत के द्वीपीय प्रदेशों के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में और भारत का जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में। तो हम मोटे तौर पर करीब 4 भू आकृतिक प्रदेशों को हम अभी तक पढ़ चुके हैं और ये है जो 5वीं भू आकृतिक इकाई है प्रायद्वीपीय पठार, उसके बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो मुख्यतः आग्नेय शैलों से बना हुआ है। अब इन आग्नेय शैलों में जो मोटे तौर पर हैं वो हैं नाइस और ग्रेनाइट। तो प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ है आग्नेय शैलों से और इन आग्नेय शैलों में भी जो प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट प्रमुख हैं। किसी समय भूगर्भिक इतिहास के किसी समय में प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा था। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था जब महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में कि पहले एक पेंजिया नामक महाद्वीप था, उसके 2 भाग थे, लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड। जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे और उत्तरी भाग को लोरेंशिया के नाम से जानते थे। कालांतर में उत्तरी और इन दक्षिणी भागों का विभाजन हुआ और जो वर्तमान रूप को महाद्वीपों ने ग्रहण किया। तो प्रायद्वीपीय पठार उस पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है जिसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं उसी का एक भाग है। कालांतर में जब गोंडवाना लैंड टूटा, उसके कई टुकड़े हुए जैसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत। तो ये सभी टुकड़े गोंडवाना लैंड के ही एक हिस्सा थे। वो टूटा और प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा वो उनका विस्थापन हो गया अलग अलग जगह। तो इसी टूटने और अपुआ के कारण यह बना हुआ है। इसके अलावा ये भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभाग हैं। प्राचीनतम का अर्थ ये है कि इनसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश कोई नहीं है। ये सबसे प्राचीनतम भू आकृतिक प्रदेश है भारत का और सबसे जो नवीनतम है वो है गंगा के मैदान और उनसे पहले हैं हिमालय। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उन्हीं द्वारा जो उत्तरी मैदान वो बना था। लेकिन इन सबसे जो प्राचीन इकाई है वो है प्रायद्वीपीय पठार। यह ऊर्ध्वाधर हलचलों और भ्रंशन की प्रक्रिया से प्रभावित रहा है। भूगर्भिक इतिहास में प्रायद्वीपीय पठार ऊर्ध्वाधर हलचलों और भ्रंशन की प्रक्रिया से प्रभावित रहा है और उसके उदाहरण हैं नर्मदा, तापी और महानदी की जो भ्रंश घाटियाँ हैं और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत। ये सभी क्या है कि ये इस बात के प्रमाण हैं कि प्रायद्वीपीय पठार में कभी ऊर्ध्वाधर हलचलें भी हुई थी और भ्रंशन की प्रक्रिया भी हुई थी। और प्रायद्वीपीय पठार की जो पहाड़ियाँ हैं वो अवशिष्ट प्रकार की हैं। अवशिष्ट प्रकार का अर्थ ये है कि ये कुछ वे पहाड़ियाँ जो काफ़ी समय पूर्व बनी थी और अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के परिणाम स्वरूप अपने मूल स्वरूप का एक अवशेष मात्र रह गई हैं आज ये। तो कुछ भूगर्भिक इतिहास में इन अवशिष्ट पहाड़ियों का आकार बहुत भिन्न रहा होगा, लेकिन आच्छादन की प्रक्रियाओं के कारण इन जो पर्वतों का मूल स्वरूप खो गया है और एक अवशेष मात्र रह गई हैं। तो हम ये बात कर ही चुके हैं, ये है भारत का प्राचीनतम और स्थिर भूभाग है। तो प्राचीनतम है तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी काफ़ी प्राचीन है और इतने लंबे समय के दौरान लगातार अपक्षय अपर्दन की क्रिया से प्रभावित रही हैं यहाँ की पहाड़ियाँ और एक अवशेष या अवशिष्ट पहाड़ियाँ मात्र रही हैं, जैसे कि अरावली, नल्लामला, जावदी, वेलकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी इत्यादि। और चूँकि ये पहाड़ियाँ पुरानी हैं, प्राचीन समय पे यहाँ से इनसे निकलने वाली नदियाँ भी काफ़ी प्राचीन है, तो उनकी नदी घाटी है यहाँ की वो अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी होंगी, क्योंकि यहाँ की नदी घाटियाँ कैसी हैं, चौड़ी हैं, उथली हैं और इनका ढाल बहुत कम है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं, नदी घाटियाँ वो चौड़ी हैं, उथली हैं और निम्न ढालने वाली हैं। बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार के बारे में। तो उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा अरावली द्वारा निर्धारित होती है, पूर्व में राजमहल द्वारा और पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में जो कार्डमोम की पहाड़ियाँ हैं उनके द्वारा। कार्डमोम की पहाड़ियाँ जिन्हें हम इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, ये केरल में स्थित है। गिर पहाड़ियाँ जो हैं वो गुजरात में हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की सीमाओं के बारे में बात करते हैं तो
उत्तर पश्चिम में अरावली है, पूर्व में राजमहल है, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमोम की पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं तय की जाती हैं। मेघालय शिलोंग का जो पठार है वह मेघालय में स्थित है, और कार्बी एंगलोंग पठार जो असम में स्थित है, ये दोनों पठार भी इसी प्रायद्वीपीय पठार के एक भाग रहे हैं। इसी का एक विस्तार कह सकते हैं। हालांकि इनमें निरंतरता नहीं है, भौगोलिक निरंतरता नहीं है इनमें। इन जो पूर्वोत्तर भारत के पठार हैं और प्रायद्वीपीय पठार है, इनके बीच में मैदान आ जाता है, लेकिन उसके कुछ भूगर्भिक कारण हैं निश्चित, जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं जो पूर्वोत्तर का पठार है, मेघालय का पठार, और असम का कार्बी एंगलोंग का पठार, वह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। और इसके अलावा जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है, वह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। हालांकि जो निचली भूआकृति है उसके ऊपर मरुस्थल का निर्माण हो चुका है, लेकिन जो नीचे क्या जो जियोलॉजी है वह प्रायद्वीपीय पठार से मिलती जुलती है। इस पठार की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर नदियाँ आती हैं। और उच्चांचों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें हैं केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी पठार और दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार को हम 3 भागों में बांटा जाता है, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार। एक चीज़ जो देखने वो लायक है वो ये है कि प्रायद्वीपीय पठार और दक्कन का पठार अलग अलग है। दक्कन का पठार अपने आप में प्रायद्वीपीय पठार की एक इकाई है, लेकिन दोनों का आकार भिन्न भिन्न है। तो ये बात अपने ध्यान में रखें हम कि प्रायद्वीपीय पठार और दक्कन पठार भिन्न भिन्न है। हम शुरुआत करेंगे इसकी केंद्रीय उच्च भूमि से। तो केंद्रीय उच्च भूमि जो है उसका जो पश्चिमी विस्तार है वो अरावली तक है। तो अरावली से शुरू होती है और दक्षिणी सीमा, केंद्रीय उच्च भूमि की दक्षिणी सीमा विंध्यन पर्वत द्वारा बनाई जाती है। अगर हम मानचित्र पर देखें कि ये केंद्रीय उच्च भूमि कहाँ से कहाँ तक फैली होगी, तो ये जो मानचित्र आपके सामने है, यहाँ आप राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग मान सकते हैं, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से लगते हुए छत्तीसगढ़ और यूपी के भाग, इन्हीं सब को हम केंद्रीय भूमि के नाम जानते हैं। अर्थात जो मध्य भारत है वह केंद्र भूमि में शामिल किया जाता है। इनको केंद्रीय उच्च भूमि में हम थार के मरुस्थल को, मालवा का पठार को, बुंदेलखंड पठार को, बघेलखंड के पठार को और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों को शामिल करते हैं। अर्थात ये जो 5 इकाइयाँ वह केंद्रीय उच्च भूमि में शामिल हैं। तो केंद्रीय उच्च भूमि में शामिल हैं ये सभी इकाइयाँ: मरुस्थल, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार और विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वत। और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की हम बात करते हैं, जो द्वितीय जो इकाई है प्रायद्वीपीय पठार की, उसमें शामिल होता है नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार और कार्बी एंगलोंग पठार। तीसरी जो इकाई है उसमें शामिल किया जाता है दक्कन ट्रेप, कर्नाटक पठार और आंध्रा पठार। यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करिए आप, दक्कन का पठार और दक्कन ट्रेप दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की ये 3 इकाइयाँ हैं। इनके बारे में हम पहले केंद्रीय उच्च भूमि का अध्ययन करेंगे, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।